हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है ये है 50 डे प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स। आपको आज से 23 जून तक 50 दिन मिलते हैं प्रीलिम्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी यूनिट वाइज क्या होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि एक जनरल कैंडिडेट को लगभग 80 मार्क्स लेकर आने हैं, गिवन कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा है। और अगर एमपीपीएससी वैसा ही कुछ फॉलो कर रहा है तो हमें लगभग 80 मार्क्स तो लेकर आने ही है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगले 50 दिनों की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा इस चीज को मॉडिफाई करते हैं। आपको ये 50 दिन नहीं समझने हैं, आपको ये समझना है कि ये 1200 घंटे हैं। और अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो 50 डेज अप्रोक्सीमेटली 1200 घंटे ही होंगे। इन 1200 घंटे में से आपको कितना आप यूज कर सकते हैं विदाउट टेकिंग अ टोल ऑन योर हेल्थ, कि आपकी हेल्थ खराब ना हो। ऐसा नहीं है कि हमें 24 में से हमने 20 घंटे पढ़ लिए और फिर 3 दिन बीमार रहे। आप देखिए कितनी ज्यादा गर्मी है बाहर इस वक्त, और इसी जून के महीने में आपके 23 जून को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। उस टाइम भी बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्लस आपकी स्टडीज बहुत बहुत अच्छी चले। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपके लिए सूट करता है क्या नहीं करता। मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस के माध्यम से बताया है कि हमें अपनी डाइट का बड़ा ध्यान रखना है कि हम क्या एग्जैक्टली खाते हैं, क्या हमें सूट करता है। बेमतलब की ज्यादा से जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम नहीं खानी है, बार बार नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। मतलब ऐसा ध्यान रखिए कि आपकी हेल्थ बरकरार रहे। अब वो आप जानते हैं, समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं इस केस में। कौन सी चीज आसानी से पचाई जा सकती है, ज्यादा तेल का सामान, कचौड़ियाँ खाना, ये सब नहीं करना है। तो आप डाइट का बड़ा ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, मैं यूनिट से शुरू करता हूँ। अगर हम प्रीलिम्स की पहली यूनिट देखेंगे तो इसमें नया ऐड हुआ है जो शुरू का पोर्शन है, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, और उसमें छोटी छोटी सभा समिति वगैरह सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर उसके आगे एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, फिर इंडियन कल्चरल हेरिटेज ऐड किया गया है, और छोटी छोटी और चीज ऐड की गई है। बाकी तो हमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको जो सिलेबस में दिया है बस उसको स्टिक रखिएगा। अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पे लिखा है, जो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे अगर पहले यूनिट का, तो सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया, विच सिंपली मीन्स दैट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम देखना है कि भैया लैंड रेट क्या था, लैंड रेवेन्यू कैसा आता था, लैंड रेवेन्यू का नाम क्या था, कितना कलेक्ट होता था, कितने परसेंटेज कलेक्ट होता था। सोशल सिस्टम में देखेंगे तो कोई सोशल सिस्टम अगर वहां पे चला आ रहा है उस टाइम पे एंशिएंट और मेडिवल में, तो वो फोकस करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, देन कौन कौन से इवेंट्स थे और सेलेंट फीचर्स क्या क्या थे। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा राजाओं के नाम ये सब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो आपका जो एफर्ट्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए उस डायरेक्शन में कि सिलेबस में क्या मेंशन्ड है। फिर दूसरा है इंडियन कल्चरल हेरिटेज। अब इंडिया का आर्ट फॉर्म्स पूछा उसने, तो इंडिया के आर्ट फॉर्म्स मैंने आपको वीडियो में बताया था। we have dance, we have drama, we have theater, we have puppetry, we have folk songs, we have folk dances, है ना, कार्नेटिक म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, ये सारी चीजें। तो जितना भी इंडिया का आर्ट फॉर्म्स है वो सारा आपको ध्यान रखना है। इंडिया के फेस्टिवल्स कौन कौन से फेमस है, इंडिया के फेमस लिटरेचर, तो इंडिया लेवल पे जितनी भी बुक्स वगैरह हमने देखी, इसके पहले तक हम मध्य प्रदेश के हिसाब से बुक्स देखते थे, कालिदास के सारे पढ़ते थे, एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश से, और भी सारी चीज देखते थे। अब हमें इंडिया लेवल पे देखना है। बात अलग कुछ नहीं है, एंशिएंट मेडिवल में जितना भी फेमस लिटरेचर लिखा गया है वो आपको पढ़ना है। मुगल्स के टाइम पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई वो पढ़नी है। कौन कौन से फेमस इवेंट्स हुए वो देखना है। इवेंट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि किसका इन्वेजन हुआ, कौन आया, किसने किसको मारा, नालंदा को किसने जलाया, वगैरह वगैरह, जितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो। फिर आता है इंडिपेंडेंट स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो पूरा स्ट्रगल देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे भी इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर एंड तक, राइट। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज का थोड़ा सा देख सकते हो, कौन कब आया, फेमस लोग कौन से, अलग अलग टाइम क्या था। फिर एक यूरोपियन कंट्रीज का जो बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होगा तो सीधे 1947 पे आपको रुकना है। मेन इवेंट्स सारे आपको पता होना चाहिए बहुत ज्यादा डिटेल में। अब ऐसा नहीं कि अब आप यहाँ पे बैठ के शेखर बंदोपाध्याय की पूरी किताब पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्र पढ़ रहे हैं, वो टाइम आपके पास नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बेसिस पे ही आप ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे। फिर इंटीग्रेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे इंडियन इंटीग्रेशन की बात चल रही है। जो कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे वो ऐड हुए, कौन से क्या था, उनकी स्टोरी है बस।
और ज्यादा नहीं देखना आपको, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं पढ़ना है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, थोड़ा बहुत आपको रफ नॉलेज रहे, टाइमलाइन पता रहे, ऑपरेशन शक्ति कब था, कैक्टस क्या था, जितने जितने फेमस ऑपरेशंस इंडिया ने डील किए हैं, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वगैरह वगैरह, जो भी कुछ था वो सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। तो इसके न्यू टॉपिक्स के जो पहला यूनिट है उसके न्यू टॉपिक्स पे मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाल दिए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपको देखना है, पर हाँ पहले यूनिट में आपको कुछ टॉपिक्स को लेके जो शुरू के टॉपिक्स दिए हैं, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, विच सिंपली मीन्स डेट यहाँ पर जैसे मान के चलिए मैंने टॉपिक देखा भाई अरण्यक, है ना। तो अरण्यक क्या है आपको पता है, फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता था वैदिक लिटरेचर में, फॉरेस्ट बुक मतलब अगर आपको वेदों के बारे में जानना है तो आप अकेले में रहिए, फॉरेस्ट में जाइए, ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है वेदों में और वो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब द मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद जो वेदों में लिखा हुआ है वो आपको अरण्यक में दिया है। अब कितने अरण्यक हैं, तो आपको कुछ चीजें ना ऐसा होता है ना कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी बुक जनरली टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में लिखता है और ये सारी चीजें लिख देता है, हमें लगता है कि ये मटेरियल सफिशिएंट है। बस यहीं पे आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, वो ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए कि कितने अरण्यक थे यार, कितने उपनिषद थे, किस उपनिषद में कौन सी चीज अच्छी है, किस उपनिषद का क्या थीम रहा है, कौन सा पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया, कुछ ऐसे सवाल जो हमें थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, उनके बारे में यहीं पे सोच लीजिए। ज्यादा आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप आखिरी के 5 दिनों में कुछ नया सोच रहे हैं, वो ज्यादा रिवीजन का टाइम होगा। अभी कुछ कुछ टॉपिक हैं जहां पे थोड़ा और सोच सकते हैं, ये उसमें से एक है। ओके, मूव करते हैं आगे। सेकंड जो यूनिट है वो हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश है। सेकंड यूनिट में लगभग सारा प्रीवियस ईयर जैसा ही था, कुछ डायनेस्टीज बस यहाँ पे लिखा है, देखिए मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। अब क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेजर डायनेस्टीज लिख दिया, मतलब जितनी भी सारी हुई हैं, अगर आप चाहें तो जो मेंस में सिलेबस दिया है वो डायनेस्टीज को रेफरेंस मान के आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी डायनेस्टीज लिखी हुई हैं, नाग है, औलिकर है, ये सारी अब आपको पढ़नी है, पर उसमें भी बी वेरी स्पेसिफिक। सारे डायनेस्टीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस जगह पर हुआ, उस प्लेस का नाम क्या था, कैपिटल क्या थी, क्या वो कैपिटल किसी नदी के आसपास थी, क्या कोई फेमस जगह है आज उस जगह पर, फिर फेमस किंग कौन से थे। सारे डायनेस्टीज के सारे किंग फेमस नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, तो वो किंग कौन थे, देन उनका एरा क्या था, टाइमलाइन क्या था, फिर उस पर्टिकुलर किंग का कोई स्पेशल फीचर, उस पर्टिकुलर किंग के कोर्ट में कोई पोएट, उस पोएट ने कोई प्रति लिखी हो, कोई चीज फेमस लिखी हो, वो सारी चीजें। तो ये सारा आपको अब ध्यान रखना है इस तरह से। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश फ्रीडम मूवमेंट पिछले साल के टॉपिक हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश, डायलेक्ट मध्य प्रदेश, फोक म्यूजिक आर्ट, सेम वैसे ही जैसा हमने पहले पढ़ रखे हैं। जितने भी टाइप के हैं, घूमर है आपका, कलगी तुर्रा है, जितने भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे आपको याद करने हैं, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। देखिए याद करिए, देखिए याद करिए, ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको जो सिलेबस में लिखा है बस उसको ही स्टिक करिए। जैसे कि आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में माउंटेन्स मेंशन्ड है, तो इंडिया के सारे माउंटेन्स देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर अरुणाचल प्रदेश की माउंटेन्स है तो वो कौन सी है, नागालैंड में कौन सी है, शारामती पीक क्या है, ब्लू माउंटेन पीक क्या है, लुशाई हिल्स क्या है। ओके, नीचे जाएंगे तो आपके महाभारत रेंज कौन सी है। ओके, नॉर्थ आपके नेपाल में भी महाभारत रेंज है, नीचे भी एक रेंज है। फिर सियाद्री रेंज कहाँ पर है, ये मतलब जितने भी माउंटेन्स है, रेंज हिल्स हैं, उतने ही प्लेट्यूज, सारी रिवर्स इंडिया की, सारे फेमस लेक्स। स्टिक टू दिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अगर मैं आपसे भाई पूछूं कि क्रेटर कहाँ पर है, तो क्रेटर सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना वो, राइट। लोनार क्रेटर, बुल्ढाना, ये सब नहीं देखना है। स्टिक टू माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड लेक्स। देन आगे दिया है एलनीनो लानीना, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, हाई प्रोबेबिलिटी की एलनीनो लानीना आ सकता है। ये इंडियन मानसून के लिए बड़ा जरूरी होता है, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, कैसे बनता है, क्यों होता है, अपवेलिंग क्या होता है, डाउन वेलिंग क्या होता है, ठीक है, पोर्ट तहीती क्या है, जितने भी इन सब चीजों से रिलेटेड वर्ड्स हैं। एनसो क्या है, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का है, किस जगह से ओरिजिनेट होती है, मेडिटेरेनियन सी का क्या रोल होता है, मेडिटेरेनियन सी का इतिहास क्या है, वो तैथिस सी का एक रेमिनिसेंट सी माना जाता है। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो आप बेसिक टॉपिक है, क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, अलग से कुछ नहीं पढ़ना कि क्लाइमेट चेंज का क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, एमपीपीएससी इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला। हाँ, पर ये जरूर है कि थोड़ा सा एक ओपन माइंडेड रखिएगा, ओपन माइंड रखिएगा जब आप ये क्वेश्चन को डील करें कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होने वाला है। देन इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट, कहाँ पे किस टाइप का फॉरेस्ट मिलता है,
कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, रिसेंट डिस्कवरीज मिनरल की, जैसे कि लिथियम आपको रायसी डिस्ट्रिक्ट में मिला है जम्मू कश्मीर में, पिछले साल एक आध साल पहले का न्यूज़ है। फिर ये सब आपको देखना है। फिर वाटर रिसोर्सेज मतलब बेसिक डैम, बेसिक रिजर्वायर, उस डैम के पीछे कौन सा रिजर्वायर बना है, वो डैम किस नदी पे बेस्ड है, किस इलाके को इरिगेट करता है, साथ ही साथ कुछ कैनल्स के नाम देख लीजिएगा। बस इतना ही आपको वाटर रिसोर्सेज में पढ़ना है इंडिया स्पेसिफिक। मेजर क्रॉप्स इंडिया की क्या है, फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो जो मिस्टेक्स हुई हैं वो हमें सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में सुधारना है, तो उनकी स्ट्रेटजीज हैं कि नॉर्थ ईस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, देन वी हैव कि पेस्टिसाइड का सही यूज करना है, देन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल भी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है। तो मतलब इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो भी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक एलिमेंट है। फिर अगर यूनिट 3 में आगे जाएंगे तो एक मेजर साइक्लोन करके नया टॉपिक ऐड हुआ है। इंडिया के मेजर साइक्लोन कौन कौन से रहे, क्या उनके नाम थे, किस कोस्ट पे उनने हिट किया, क्या टाइम था, ईयर क्या था, बस इतना ही। 2024 के कौन से थे, आपको पिछले 10 सालों के आप साइक्लोन के नाम लिख लीजिए। 24 में कौन से आए, 22 में कौन से, 23 में कौन से, 25 में कौन से। हाई प्रोबेबिलिटी कि पिछले 5 सालों में जो साइक्लोन आए हैं उसमें से जो भी मेजर साइक्लोन रहा है उसके ऊपर सवाल आ सकता है, और जरूर सवाल आएगा क्योंकि सिलेबस नया ऐड हुआ है इसमें मेजर साइक्लोन में। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, रूरल अर्बन माइग्रेशन। ये आपको देख लेना है इंडिया का कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी क्या है, सेंसस के हिसाब से देखिएगा, और रूरल अर्बन माइग्रेशन का परसेंटेज क्या है, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो इस पर्टिकुलर डेटा की स्टडी करती है इंडिया में, एनएसएसओ का क्या काम है, क्या एनएसएसओ माइग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा करता है। फिर नेचुरल हजार्ड्स डिजास्टर्स कौन कौन से इंडिया में हुए हैं वो सब आपको इसमें देख लेना है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस से हट गया है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश 4th यूनिट है, इसमें भी यू स्टिक टू सिलेबस। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, प्रोड्यूस, रिवर्स, हिल्स एंड प्लेट्यूज। देन क्लाइमेट्स में जो जो आपका सिलेबस में दिया है वो है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। तो जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में, देन उसमें अर्बनाइजेशन है एक, है ना। अर्बनाइजेशन टॉपिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। अब अगर 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक देखेंगे तो आपके पास मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे होगा 2022-23 का, नहीं होगा तो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, सर्च कर लीजिएगा मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। उसमें एनेक्सर 1 देखिएगा, एंड में दिया हुआ है, सर्वे खत्म होने के बाद एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी से रिलेटेड डेटा मिलेगा। एक ही पेज है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। उसमें वैल्यू इंडिया की भी दे रखी है और मध्य प्रदेश की भी दे रखी है, कंपैरिजन कर रखा है। फिर जहां पे वर्ड अर्बनाइजेशन मेंशन्ड है, अर्बनाइजेशन को पेज नंबर 113 पे देखिएगा मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में, वहां पे अर्बनाइजेशन रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको जो लास्ट टॉपिक है वो मैं बता दे रहा हूँ, उसके ऊपर के जितने भी पॉइंट है फॉरेस्ट से लेके मेजर इंडस्ट्रीज तक 4th यूनिट का, ये आपको पता होगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बार बार रिवाइज करिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, सीधी सीधी बात है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ 5th यूनिट पे। ये आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है, क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं होते। इसमें एक देखिए, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जितने भी पिछले साल के सिलेबस में इंस्टीट्यूशंस दिए हुए थे वो सारे इंस्टीट्यूशंस, और अगर आप मेन सिलेबस में इस बार देखेंगे तो 2 इंस्टीट्यूशन नए ऐड हुए हैं। आई थिंक एक है कंज्यूमर फोरम और एक है चिल्ड्रंस कोर्ट या नेशनल एनसीपीसीआर, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स कमीशन, है ना। तो ये 2 और ऐड कर लीजिएगा पिछले साल के सिलेबस में। तो पिछले साल के जो आपने कमीशंस का शायद एक चार्ट बनाया होगा आपने, कितने चेयरमैन, मेंबर, हेडक्वार्टर, मैंडेट और आपका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह, कोई स्पेशल फीचर की कोई फीमेल रही है चेयरपर्सन या कुछ भी इस टाइप का अलग से कोई आर्टिकल एसोसिएटेड है क्या उससे। तो ये सारा जो आपका चार्ट रहेगा उसमें 2 चीज़ और ऐड करनी है जो इस साल के सिलेबस में ऐड हुई है, उतना ही कमीशंस आपको पढ़ना है, वो सफिशिएंट है। डोंट गो फॉर लाइक कोई सी मध्य प्रदेश का कोई अलग से कोई कमीशन है डिटेल में, उतना नहीं देखो, आप ऊपर ऊपर का पढ़ लो, वो सफिशिएंट रहेगा। बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी ये है। फिर 5th यूनिट में एक टॉपिक दिया हुआ है गुड गवर्नेंस, कहाँ दिया है ये, हाँ लास्ट टॉपिक है 5th यूनिट का, लास्ट टॉपिक गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस से मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 13, वो पूरा चैप्टर गुड गवर्नेंस के ऊपर है। उस चैप्टर को मेरे ख्याल से कुछ पेज, मुझे नंबर ऑफ पेजेस नहीं याद है, पर वो पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे। उस पूरे चैप्टर में गुड गवर्नेंस के काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनिशिएटिव दिए हुए हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए हैं। तो या तो वो पूछ सकते हैं कि भाई इसमें से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कौन से गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं। दूसरा, वो पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव का नाम दे दिया और उसका मैंडेट क्या है, वो किस एरिया में काम कर रहा है। तो
चैप्टर नंबर 13 गुड गवर्नेंस, मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, जैसे समाधान पोर्टल क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, जन सेवा पोर्टल क्या है, जो भी ये पोर्टल है। फिर गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी दिया हुआ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश की क्या रैंक रही है 2021-22 में। आपका काम रहेगा कि जो रिसेंट डेटा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है आपके पास 23-24 में, मध्य प्रदेश की गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या रैंक रही है वो लिख लीजिए। किस कैटेगरी स्टेट में रहा है, बी सी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि वो रिपोर्ट्स के आधार पे मध्य प्रदेश की रैंक पूछ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। 5th यूनिट का गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे काम करिएगा। 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इस इलाके से आएंगे। ऊपर का इलाका आपका कंट्रोल में रहता है, पूरा कोर पॉलिटी है वो। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम अमेंडमेंट्स फेमस कौन कौन से हुए हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल, सब कुछ दे रखा उन्होंने सिलेबस में। बेसिक बेसिक वो देखिएगा। पार्लियामेंट नहीं है तो अगर आप लक्ष्मीकांत भी फॉलो कर रहे हैं तो शुरू के यूनिट जो है बस वहीं तक आपको देखना है, पार्लियामेंट वाला पोर्शन नहीं देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें अलग से ज्यादा नहीं सोचना है। गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है, कैबिनेट का कौन सा आर्टिकल होता है, कितने मेंबर्स होते हैं मध्य प्रदेश की कैबिनेट में हो सकते हैं, ठीक है। फिर हाई कोर्ट में अभी करंटली जितना लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है मध्य प्रदेश की, उसमें कितने मिनिस्टर्स ने शपथ ली है, कितने बार चीफ मिनिस्टर बने, कितने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ के हैं, ये सारा थोड़ा सा एक आप सर्च कर लेना, तो ये 5th यूनिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं 6th यूनिट इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। इसमें जो शुरू का पोर्शन दिया हुआ है वो मध्य प्रदेश इकोनॉमी है और बाद में जो दिया हुआ है वो इंडियन इकोनॉमी है। अब जो 6th यूनिट है इसमें सेम आपको मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करना पड़ेगा। ग्रोथ रेट इंडिया का क्या रह चुका है, इंडिया का क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, आईएमएफ क्या कहता है, एग्रीकल्चर ट्रेंड में क्या है। देन यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, सेबी, सेबी कब बना, किस एक्ट से बना, करंट चेयरमैन कौन है, पहला चेयरमैन कौन है, महिला चेयरमैन कौन है। अभी मेरे ख्याल से कोई आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, निर्मला या समथिंग कौन है अभी सेबी की चेयरपर्सन, महिला बनी है कोई, है ना, तो वो एक नाम याद रख लीजिएगा। फिर एनबीएफसीज कौन कौन से हैं इंडिया में, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि इसमें से कौन सा एनबीएफसी है कौन सा नहीं है, फाइन। फिर इंडिया ट्रेड पॉलिसी क्या है, G20 के साथ, सार्क के साथ, आसियान के साथ, किन किन चीज़ों में हमने छूट दे रखी है, किन किन चीज़ों में हमने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, वो सारी चीज़ें। फिर ओडीओपी की एक लिस्ट है, ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये आप याद रखिएगा, वो आते ही है, क्वेश्चन से आ सकता है। फिर मध्य प्रदेश में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं इस वक्त, कौन कौन सी स्कीम्स है, हाईवेज पे क्वेश्चन आ सकता है। पहले पूछा ही उन्होंने, अब आपसे वो पूछ सकते हैं ट्रेन का क्या काम चल रहा है। अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक बीच में लेन डाली जा रही है, तो एक वो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL करके एक बॉडी है, वो कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप देखिएगा, है ना। तो 6th यूनिट आपका ये हो गया। 7th यूनिट में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो है कि एक आप याद रखिएगा, पॉल्यूशन, ये नीचे जो ऐड हुआ है वो ह्यूमन बॉडी को एक्सटेंसिवली पढ़िएगा, बिल्कुल उसमें से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी टाइप का हार्मोन, बॉडी का कौन सा बोन को क्या कहते हैं, कौन सी मसल कहाँ पाई जाती है, किस टाइप के जॉइंट होते हैं, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है जब बात आती है ह्यूमन बॉडी की, एक्सटेंसिवली पढ़ना है। सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। सोर्स आपको ये है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं एसएससी के, आपके बाकी स्टेट पीसीएस के, बेसिक 10th 12th लेवल के कौन कौन से बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको देखने हैं। जितने आपको पढ़ना नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम अभी एक प्रॉपर बायोलॉजी की बुक उठा के हम पढ़ें, पर हमको बस रटना है, तो हम देख सकते हैं कि भाई ये जॉइंट कहाँ पर है, बेसिक जॉइंट का फंक्शनिंग देख लो, किस टाइप के जॉइंट होते हैं, है ना, वो आप कर सकते हैं। फिर देखिए ऊपर का जो पोर्शन है वो स्पेस से रिलेटेड है, तो स्पेस से फेमस सैटेलाइट कौन कौन सी थी, अभी आदित्य L1 मिशन गया, वो किस रॉकेट पे गया, सिंपल क्वेश्चन है। देन अभी यूक्लिड करके एक गया था, मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, उसका काम है डार्क मैटर को या डार्क एनर्जी को आइडेंटिफाई करना। ये यूरोप में ऊपर जाके स्पेस टेलीस्कोप है ये, तो स्पेस टेलीस्कोप्स के एग्जांपल देख लीजिए कौन कौन से हैं, है ना, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जेम्स वेब है, देन यूक्लिड करके जो गया, ये तीसरा हो गया। फिर बाकी देशों के कौन कौन से हैं, किस किस देशों के जो लॉन्च स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जो आपके फ्रेंच गुआना में काउरो करके एक स्टेशन है वो कहाँ, वो किस देश के अंदर आ रहा है। फिर मॉस्को का कहाँ है, इंडिया में गगनयान की ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही है, गगन यात्रियों के चारों के नाम कौन से हैं, वो मिशन कब लॉन्च होने वाला है, मतलब इस टाइप की सारी चीजें, है ना। तो साइंस में आप थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कन्वेंशनल आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा, कोई एक एग्जैक्ट बुक नहीं है जहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी आपको। आपको थोड़ा सा खुद सोचना है कि हाँ मुझे इन सब चीजों के बारे में कितना पता है। जहां तक उन्होंने
डिजीजेस के बारे में दिया है तो देखिए एक क्वेश्चन जेनेटिक डिजीज या फिर सिकल सेल एनीमिया से जरूर आएगा। जेनेटिक डिजीज कितने टाइप होते हैं, उनके नाम क्या हैं, राइट। उसमें से कोई सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है, या नॉर्मल एब्रेशन है कि नहीं है, वो सब आप देख लीजिएगा। कितने टाइप के सिंड्रोम है, ये जेनेटिक डिजीज देखिएगा जरूर, है ना। ये इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। फिर वो हो सकता है कि वो जेनेटिक डिजीज किस बॉडी के पार्ट को इम्पैक्ट करती है, वो पूछ सकते हैं। अब बात आती है 8th यूनिट की, है ना, इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट इवेंट्स। अब ये एरिया है जो थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है, और अगर आप बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे शायद बहुत कम मार्क्स मिले, तो ये इस टाइप का रिलेशन है। अब आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आपको करंट अफेयर्स में आप गूगल पे सर्च जब करते हैं तो आपको हमेशा याद रखिए कि करंट अफेयर्स में एमपी स्पेसिफिक ज़्यादा देखिएगा, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा ज़रूरत है। आप गूगल सर्च पे जब भी करें तो आप उसके आगे एमपी लगा दीजिए, राइट। फिर फॉरेस्ट एमपी कर दीजिए, इंडस्ट्रीज एमपी कर दीजिए, कुछ भी, ऑटोमोबाइल एमपी, ऐसा सर्च करिए। और फिर उसके बाद गूगल न्यूज देखिए। जैसे आप गूगल न्यूज देखेंगे तो जो जो न्यूज में रहा है, फिर आप और नीचे जाएंगे तो आपको एक एक साल, दो दो साल पुराना न्यूज भी दिखा देगा। तो इस तरह से आप एमपी स्पेसिफिक टॉपिक्स को सर्च करते चलिए। कीवर्ड कोई भी हो सकता है। तो अगर आपने जैसे मान के चलिए एनवायरमेंट मध्य प्रदेश और सर्च करिए न्यूज, गूगल न्यूज पे जाइएगा, एनवायरमेंट मध्य प्रदेश, फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी रहा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, कौन सा डे उन्होंने मनाया, जैसे एक बार पेंगोलिन डे पे क्वेश्चन आ गया था, तो वो डे है ना। मतलब बेसिक बेसिक आप चीजें, तो आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना है। फिर इंटरनेशनल करंट इवेंट्स में कौन कौन से लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, ग्रैमी अवार्ड किसने जीता, जैसे इस बार मध्य प्रदेश, इस बार इंडिया के एक बैंड ने ग्रैमी अवार्ड जीता, तो उस बैंड का क्या नाम था, उस बैंड का हेड कौन था। फिर वर्ल्ड ओवर जो फेमस ये हुए हैं क्या, आपके स्पोर्टिंग इवेंट्स, उस स्पोर्टिंग इवेंट्स से रिलेटेड आप जरूर पूछे, क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जैसे आपका क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अभी होने वाला T20 वर्ल्ड कप। देन यूनाइटेड नेशंस के ईयर, अब आप देख लीजिएगा, इस साल कैमिलेट्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अब 2023 में, अब वो कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कौन कौन सी नई चीज इनॉग्रेट हुई, कौन सा पुल इनॉग्रेट हुआ, इस टाइप की चीजें, है ना। तो आप पिछले एक आध साल का बेसिक करंट अफेयर्स, एक स्पीडी करके बुक आती है, मैंने सुना है काफी बच्चों से उसके बारे में, देखी नहीं है, पर अगर इतनी अच्छी है वन लाइनर के हिसाब से तो शायद आप उसको रेफर कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो आप नेट पे नॉर्मल भी सर्च करेंगे, थोड़ा सा लिखते जाएंगे, या नेट पे सर्च करने के बाद हेडलाइंस को एक जगह पे कॉपी कर लीजिए वर्ड फाइल में, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के वैसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा यूनिट नंबर 8 पे, है ना। मैंने तरीका बता दिया। 9th यूनिट वैसी की वैसी एग्जैक्टली सेम, कंप्यूटर्स की अलग से कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है, मैंने जो आपको बताया गुड गवर्नेंस वाला जो पोर्शन दे रखा है यूनिट नंबर 5 में, है ना। तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में एक प्रॉपर यूनिट है। गुड गवर्नेंस के जितने भी इनिशिएटिव हैं वो आप कंप्यूटर के तौर पे भी याद रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव आर रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी। तो आप ये एक सर्च करिए। फिर दूसरा आप एक हमेशा याद रखिएगा कि ये एमपीपीएससी का हमेशा से ये जो वायरस, आपके हैकिंग के तरीके हैं, ये इन सब चीज़ों पे ना, जो जो साइबर क्राइम रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पे हमेशा से उसका एक इम्पोर्टेंस वो रखा है। तो जैसे उसमें कीवर्ड आते रहते हैं आजकल, एक डॉक्सिंग करके आया था कुछ दिन पहले, डॉक्सिंग, DOXXING, डॉक्सिंग, ये क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो वो आप सर्च करिएगा, ठीक है। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, गूगल न्यूज पे जाइए, साइबर क्राइम सर्च करिए और फिर उसमें वो कर दीजिए, फिर न्यू साइबर क्राइम वेज ऐसा करके कुछ भी ऐसा सर्च कर दीजिए, तो वो गूगल अपने आप ही आपको बता देगा। हमें इन सब चीजों का बहुत यूज करना है ताकि हम कीवर्ड्स के हिसाब से बाकी चीजों को पकड़ सकें, है ना। अब आता है 10th यूनिट। 10th यूनिट पे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे हैं ट्राइब्स के बारे में। जितना बेसिक हमने डाला है बस उतना ही आप पढ़िए, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। ट्राइब के कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं पर सारे टफ नहीं होंगे, कुछ तो इजी रहेंगे जो आप कर सकते हैं। मेजर ट्राइब्स मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं, पीवीटीजी कौन कौन सी है। फिर एक इस साल आपके मेंस के टॉपिक में एक वर्ड ऐड हुआ है, एथनोबायोलॉजी, है ना। तो एथनोबायोलॉजी मतलब ये होता है कि कौन कौन सी ट्राइब कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करती है अपने मेडिसिन में, अपने वे ऑफ लाइफ में, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक मटेरियल बनाया था जो मैंने मेंस के बच्चों को काफी भेजा है नोट्स, है ना, मध्य प्रदेश में। तो आप उस एक मटेरियल को देख सकते हो कि कौन कौन से पेड़ों का इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर ट्राइब के द्वारा। वो एक क्वेश्चन उस टाइप से हो सकता है अगर वो उस डायरेक्शन में गए तो। वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस मध्य प्रदेश के कौन कौन सी है, ट्राइब्स के क्या है, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं, पेंटिंग्स का नाम, कौन कौन पेंटर है, पिठोरा आर्ट का पेंटर कौन है, गोंड आर्ट का कौन सा है, राई डांस कौन है, जिनको पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह मिले। इस साल मध्य प्रदेश में कितनों को पद्मा अवार्ड्स मिला, वो भी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो
ये बेसिक आई थिंक आपका टोटल 10 यूनिट का हो गया। आपको जो टॉपिक कन्वेंशनल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों टॉपिक के क्वेश्चन, इनफैक्ट पहले 3 के, इकोनॉमिक्स का तो चलिए डायनेमिक नेचर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन शायद ना आए, हिस्ट्री नहीं बदलने वाला, ज्योग्राफी नहीं बदलने वाला, पॉलिटी नहीं बदलने वाला, उनका इन तीनों का सिलेबस के हिसाब से क्या क्या है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ये सब ही लगाना है, इसके अलावा नहीं लगाना है। तो अगर आपको पता चलता है कि भाई ज्योग्राफी में कोई और चीज है इसके अलावा, आपको नहीं करना है। आप बी स्पेसिफिक, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। माउंटेन्स के जितने क्वेश्चन है उतने लगाइए, जितने प्लेट्यूज है उतने क्वेश्चन लगाइए। एक बार एसएससी की बुक से लगा लीजिए, एक बार घटना चक्र से लगा लीजिए, घटना चक्र ये दोनों हो जाए, फिर आपके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंदौर, भोपाल वगैरह में, उनके जो टेस्ट पेपर रहते हैं टेस्ट सीरीज के, वो लगा लीजिए, वो हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम रिपीट मत करिए, अपने आप को नहीं बताना है हमें कि हाँ हमें फिर से आता है। एक बार देख लिया, जो फैक्ट सही है, जो सही है क्वेश्चन वो सही होगा। आपको पता है कि एवरेस्ट की हाइट कौन सी है, ये मकालू कहाँ पर है, मानसालू कहाँ पर है, अन्नपूर्णा हिल्स कहाँ पर है, जो भी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो करिए। आपको याद रखना है क्वेश्चंस बहुत लगाने हैं। इनफैक्ट मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये होगा कि आज से ही 50 दिन पहले से ही आपको जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। मन में एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर्स जो रहते हैं ना वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। नंबर्स वो होते हैं कि आप अपने उससे गोल से भटकते नहीं है। अगर आप कोई नंबर असाइन नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जितने किए किए, कोई नहीं। अगर आप नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार आज मैंने ना 65 क्वेश्चन किए, कल मैं कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन कर दूं, दोनों दिन का हुआ के 165 हो गया। अब आपको कोशिश करना है कि इस नंबर को आप 10,000 तक पहुंचा दीजिए, विच सिंपली मींस कि अगर आपको 100 टेस्ट पेपर करने हैं, राइट, उस सेंस में, तो आपको लगभग अपने दिन का 3/4 हिस्सा रिवीजन को देना है और लगभग 1/4 हिस्सा क्वेश्चन सॉल्विंग को देना है, जो कम से कम इन 4 टॉपिक से रिलेटेड तो होनी चाहिए, जो कन्वेंशनल है। मध्य प्रदेश में डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सीधे फैक्ट फिगर है, एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे से लिख लीजिए, कोई और सोर्स है उससे लिख लीजिए, और बस आपका काम हो गया, उसी को रिवाइज करिए। नो नीड टू फर्दर सॉल्व क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद दैट मटेरियल, वो मिलेंगे भी नहीं आपको। कहीं इत्तेफाक से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अलग से नहीं जाना। पर जो कन्वेंशनल टॉपिक्स है हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये चीज है। फिर साइंस से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है लगाइए, स्पेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं वो लगाइए, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन लगते हैं वो सारे मिलाइए। जहां बाइनरी नंबर के क्वेश्चन है भाई 1 0 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, वो आपके टॉपिक का, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, छोड़िए उसको। बाकी प्रिंटर का है, ट्रांजिस्टर्स के कौन से रेंज रहे हैं, कितने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको यही करना है कि 100 में से भैया 60-70 क्वेश्चन तो बेसिक ही रहते हैं। जो एक 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 सीरियस एस्पिरेंट जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है और सही रिसोर्सेज, सही मटेरियल को पढ़ रहा है, वो क्लियर कर लेगा। बाकी जो 15 से बाकी 20 क्वेश्चन रहते हैं वही आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो आपकी हेल्प करेगी। सो 3/4 टाइम रिविजन, 1/4 टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग, कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है। अब आप स्लॉट्स में पढ़िए, रात को पढ़िए, उससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही को कॉन्फिडेंट और फील होगा कि आज मैंने 14 घंटे मारा, 16 घंटे आज मैंने पढ़ाई करी। तो ये आपको थोड़ा सा इंश्योर करना है कि आप जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा बॉस उतना ज्यादा आपके निकलने के चांसेस रहेंगे, राइट। अगर आप डरे हुए हैं, लग रहा है कि नहीं होगा, तो फिर वो नहीं ही होगा। आपको अपने मन को बनाना है, कुछ ऐसे छोटे छोटे गोल्स अचीव करते चलिए कि आप कॉन्फिडेंट फील करें कि यार आज मैंने ये चीज कर ली। लोगों से कम मिलिए, नेगेटिव पीपल से दूर से नमस्ते जय जिनेन्द्र बोल के निकल जाइए वहां से। कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से बात करने की जो आपको ये कहें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। यू आर आंसरेबल टू योर ओन सेल्फ, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, और अपने आप को उतना ब्रेव समझिए, अपने करेज रखिए उतने अंदर कि मैं जो सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा। ओके। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है फिर मेंस के लिए हम बैठे हैं, नोट्स बना लिए मेंस के हमने सारे, जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और थोड़ा और रिफाइनमेंट है तो कुछ दिनों में और हो जाएगा। और मिलते हैं आपसे उस पार, है ना। कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप मेल भी कर सकते हैं मुझे, कुछ लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, और आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कुछ भी होगा बताइए मुझे, मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MPPSC प्रीलिम्स। डट के एग्ज़ाम लड़िएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, और
जो भी रीजन, जो भी कुछ होगा रिजल्ट, हम अपने आप को और बेटर ही कर रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं कि हम एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. So thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and you can reach out to me. I have told you before. Have a good day and study hard.